Illustration number 57. Health to Wealth Limited had the share capital of rupees 80 lakh divided in shares of rupees 100 each. 80 लाख रुपए का कैपिटल है, 100 रुपये का एक शेयर है। तो आप जब 80 लाख को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 80,000 शेयर्स। ठीक है, तो 80,000 शेयर्स हैं, 100 रुपये का एक, तो 80 लाख रुपीज़ ये आ गया। आगे बताया एंड 20,000 8% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच इज़ पार्ट ऑफ कैपिटल इम्प्लाइड। 20,000 डिबेंचर्स हैं, 100 रुपये का एक है, 8% इंटरेस्ट है। ये मतलब हमारा कैपिटल इम्प्लाइड है। 80 लाख के शेयर्स हैं हमारे पास और 20 लाख के डिबेंचर्स हैं। 20 लाख मतलब 20,000 इंटू 100। आगे बताया द कंपनी नीडेड एडिशनल फंड्स। कंपनी को एडिशनल फंड्स चाहिए 55 लाख रुपीज़ का। मतलब इन्हें कोई नया प्रोजेक्ट करना होगा या कहीं पैसा इन्वेस्ट करना होगा, कंपनी को एडिशनल फंड चाहिए 55 लाख रुपीज़ का। फॉर विच, जिसके लिए कंपनी ने डिसाइड करा कि हम इशू करेंगे डिबेंचर्स। मतलब ऑलरेडी 80 लाख के शेयर्स हैं, 20 लाख के डिबेंचर्स हैं, इसके अलावा कंपनी को चाहिए 55 लाख रुपीज़। ठीक है, और कंपनी ने क्या डिसाइड करा? कंपनी ने डिसाइड करा है कि कंपनी इशू करेगी डिबेंचर्स। इन 55 लाख रुपीज़ का जो अमाउंट लेगी वो डिबेंचर्स बेच कर लेगी। किस तरह से? इन सच अ वे दैट दे गोट रिक्वायर्ड फंड्स। उन्हें रिक्वायर्ड फंड्स मिला। रिक्वायर्ड फंड्स कितना है? 55 लाख रुपीज़। आफ्टर इशूइंग डिबेंचर्स ऑफ द सेम क्लास। सेम क्लास का मतलब कंपनी ने 55 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स बेचे और इशू करे डिबेंचर सेम क्लास यानी कि 8% वाले। यानी कि ये जो 55 लाख रुपीज़ जो कंपनी ने डिबेंचर्स बेचकर पैसा लिया है, तो वो डिबेंचर्स कौन से हैं? 8% वाली ही क्लास है और इशू करें हैं 10% के प्रीमियम पर। ये डिबेंचर्स रिडीम होंगे 20% के प्रीमियम पर 4 साल के बाद। और ये डिबेंचर्स जो इशू हुए हैं 1 अक्टूबर 2021 में हुए हैं। आपको इशू की एंट्रीज करनी है, यानी कि 2 एंट्रीज होती हैं इशू की, वो करनी है। फिर आपको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट बनाना है। ये अज्यूम कर लेना है कि एग्जिस्टिंग बैलेंस सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का 2,80,000 है। ठीक है, और फिर आगे बताया आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की एंट्रीज करनी है 31 मार्च को। अज्यूमिंग इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च एवरी ईयर। तो इस क्वेश्चन में आपको 3 चीज़ें निकालनी है। पहली चीज़ क्या है आपकी? इशू की 2 एंट्रीज। दूसरा क्या है? अकाउंट बनाना है। तीसरा क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की आपको एंट्रीज करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट साफ लिखा हुआ है। इशू करा है 10% के प्रीमियम पर और रिडीम करा है 10% के प्रीमियम पर। तो ये जो केस आपका बना, इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम, ये वाला केस बना। ठीक है, सबसे पहली एंट्री होती है पैसा आने की। तो हम एंट्री लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये एंट्री हो गई। अब एप्लीकेशन का पैसा डिबेंचर्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं सारा। यहाँ हम लेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। ठीक है, 2% डिबेंचर्स, परसेंटेज आपकी 8% ही है।
अब देखिए इशू के टाइम प्रीमियम है तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व क्या हो जाएगा, क्रेडिट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, क्रेडिट हो गया, ठीक है। और रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम है तो इसकी वजह से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स क्रेडिट हो गया। और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स क्या हो गया, डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स ये आपका क्या हो गया, डेबिट हो गया। हमने एंट्री बना ली, अभी अमाउंट किसी का नहीं लिखा। चलिए देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन ने कहा कंपनी नीडेड एडिशनल फंड्स ऑफ ₹55 लाख और कंपनी ने डिसाइड करा भाई ये डिबेंचर से हम पैसा लेंगे, और यहाँ लिखा हुआ दे कोड रिक्वायर्ड फंड, यानी कि कंपनी को 55 लाख रुपीज़ मिल गए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 55 लाख रुपीज़। अब मेरी एक बात सुनिए, हमने इशू करा है प्रीमियम पर, तो ये जो 55 लाख रुपीज़ हमें मिला है ना, ये 55 लाख रुपीज़, इसमें प्रीमियम का अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूड है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 55 लाख रुपीज़ हमें चाहिए और हमने वो फ़ंड रिक्वायर्ड भी कर लिया, हासिल भी कर लिया, और हमने इशू करे हैं प्रीमियम पर, और इशू एट प्रीमियम वाला केस है, तो इस अमाउंट में प्रीमियम का अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूड है। तो यही 55 लाख रुपीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब जो मेन चीज़ है ना वो है कि प्रीमियम, अच्छा जी इशू के टाइम प्रीमियम है। अब मैं अगर यहाँ पर देखूँ 10% प्रीमियम है इशू के टाइम, फेस वैल्यू है 100 रुपये, 10% अगर मैं 100 रुपये का लेता हूँ तो 10 रुपये आएगा, ये लीजिए 10 रुपये आ गया। लेकिन नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स मुझे इस क्वेश्चन में नहीं गिवन, ठीक है। अगर वो मुझे गिवन होता है मैं आराम से निकाल लेता यहाँ पर, लेकिन मुझे नहीं गिवन, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए रिडम्पशन का प्रीमियम कितना है, 20%, ये रहा रिडम्पशन एट प्रीमियम, ये 20% है, ये भी फेस वैल्यू पर कंप्यूट होगा। अगर मैं 100 रुपये की फेस वैल्यू और उसका 20% लूँ तो मेरा आंसर आएगा 20 रुपीज़। लेकिन नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स वो मुझे नहीं पता, और जो आंसर यही आएगा वही लॉस का आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ डिबेंचर्स में क्या आता है, यहाँ तो फेस वैल्यू आती है और नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स मुझे पता नहीं। तो अब हमारा मेन पॉइंट आ गया है कि नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स कितने, अगर वो कहीं से पता चल जाए तो हम आराम से कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए, ये जो 55 लाख रुपीज़ आया है, इसमें एक तो अमाउंट है डिबेंचर्स का और एक अमाउंट है प्रीमियम का, एक अमाउंट है डिबेंचर्स का और एक अमाउंट है प्रीमियम का। अगर मैं ये लॉस वाला पार्ट हटा दूं तो मेरे पास क्या है, डिबेंचर्स एप्लीकेशन है, मेरे पास डिबेंचर्स हैं और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व है। मेरे पास 55 लाख रुपीज़ आया और इसमें प्रीमियम इंक्लूड है। देखिए आपके लिए नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स पता लगाने के लिए एक बहुत आसान सा तरीका जो किताबों में अक्सर नहीं गिवन, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 55 लाख रुपीज़, और ये जो 55 लाख रुपीज़ आपका है ये किसका अमाउंट है, ये डिबेंचर्स का अमाउंट है, ठीक है। और इसमें कौन सा अमाउंट है, इसमें अमाउंट है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का। कौन सा अमाउंट है इसमें, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट है ये रहा। अब मैंने ये यहाँ पर 55 लाख रुपीज़ लिखा। डिबेंचर्स रुपीज़ में अगर निकालने हों तो हम लेते हैं नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स, हमारे कितने डिबेंचर्स हैं वो लेते हैं, मल्टीप्लाई फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर हमें प्रीमियम निकालना हो जैसे रुपीज़ में, ये रहा रुपीज़ में ही निकलता है, ये भी नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स लेते हैं, नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स मल्टीप्लाई प्रीमियम पर डिबेंचर, प्रीमियम पर डिबेंचर, ये आ गया। अब ये यहाँ मैंने लिखा 55 लाख रुपीज़। नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है,
एक्स मान लो, मल्टीप्लाई फेस वैल्यू कितनी है 100, क्या माना नंबर ऑफ डिबेंचर्स एक्स, एक शेयर का प्रीमियम यानी कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व इशू वाला कितना है 10 रुपये, ये 10 आई है। यहाँ से आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे, कितना आ गया ये, अगर मैं इसे कंप्यूट करूँ 110 एक्स, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ गई 55 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय 110 कैंसिल, 50,000 आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ गए, 50,000 नंबर ऑफ डिबेंचर। देखिए ये इस क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। तो आपने जो ये 55 लाख रुपीज़ रिसीव करा है भाई, ये किसका है, डिबेंचर्स का अमाउंट है इसमें, और इसमें प्रीमियम का है, तो डिबेंचर्स और प्रीमियम मिला के 55 लाख रुपीज़ बन गए। डिबेंचर्स नंबर में गिवन नहीं है, मैंने एक्स मान लिया, 50,000 आ गए, बस अब आराम से होगा। देखिए डिबेंचर्स में यहाँ लिखिए 50,000, तो ये आपका इसके सामने आ गया 50 लाख रुपए, क्लियर है। यहाँ पर आप लीजिए 50,000, कितना आ गया ये 5 लाख रुपए आ गया। यहाँ आप लीजिए 50,000, ये कितना आ गया 10 लाख रुपए आ गया। और आपको एक बात अच्छे से पता है, ये जो 10 लाख रुपए का प्रीमियम होता है यही लॉस का अमाउंट होता है 10 लाख रुपए। अब आप सॉल्यूशन में अपनी आंसर देख लें। देखिए सॉल्यूशन ये रहा, कितना है 55 लाख और 10 लाख, ये आ गया 55 लाख और 10 लाख। यहाँ है 50, 5 और 10, ये रहा 50 लाख, 5 लाख और 10 लाख। आई थिंक अब आपके ये पहले पार्ट का आंसर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये रहा पहले पार्ट का आंसर, 2 एंट्रीज हमारी हो गई। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ, और वो है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट बनाना। ये लीजिए जी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल लेटर्स में आप लिखिएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ये आ गया, ठीक है। अब ज़रा इधर देखेंगे आप सभी, ये जो आपने जर्नल एंट्री करी है ये रही, इसी से लेजर पोस्टिंग लेंगे। ये एंट्री कहलाती है आपकी वो ओपनिंग एंट्री। भाई अगर एक डेबिट एक क्रेडिट हो वो सिंपल जर्नल एंट्री, 2 डेबिट और 1 क्रेडिट हो वो कंपाउंड होती है, या 2 क्रेडिट 1 डेबिट हो वो भी कंपाउंड जर्नल एंट्री होती है। लेकिन यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा डेबिट है, 2 या 2 से ज़्यादा क्रेडिट है, कोई बात नहीं। आपको कौन सा अकाउंट बनाना है, ये वाला बनाना है, लॉस ऑन इशू। अगर मैं इसे छुपा लूँ, चलो जी छुपा लिया। अब यहाँ 3 चीज़ें दे रखी हैं और ये भी तय है अमाउंट कितना आएगा, 10 लाख रुपए आएगा। कितना अमाउंट आएगा, 10 लाख रुपए डेबिट में। भाई लॉस ऑन इशू को जो छुपाया है ना, तो जो डेबिट में 2 लिखोगे वो ये प्रीमियम वाला लिखोगे, क्योंकि ये 10 लाख रुपए इस 10 लाख की वजह से है। ये जो है ना 8% डिबेंचर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, वो ये वाला है। इस 55 लाख रुपीज़ का 50 लाख रुपए ये रहा, और इस 55 लाख रुपीज़ में से 5 लाख ये रहा। तो जो लेजर पोस्टिंग में आप लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स की डेबिट में दिखाओगे, अगर ये नहीं होता तो ये भी नहीं होता। तो लेजर पोस्टिंग में जो जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स के, वो ये वाला अमाउंट जाएगा 10 लाख रुपए। तो आप डेबिट में लिख दीजिए कि यहाँ पर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कितना आ गया, 10 लाख रुपए आ गया। क्लियर हो गई बात ये, ठीक है। अब देखिए मैं एक एंट्री कर देता हूँ, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उससे इसे समझना आसान होगा। आपका लॉस कितना है, 10 लाख रुपए का। कितना लॉस है आपका, 10 लाख रुपए का है, ठीक है बेटा। आपको इसे राइट ऑफ करना है, आप इसकी राइट ऑफ की एंट्री करिए। आपको मैंने बताया था कि लॉस को राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व कितना है। क्वेश्चन ने यहाँ पर ये बताया, देखेंगे आप यहाँ पर ध्यान से,
क्वेश्चन ने आपको ये बताया भाई, अज्यूमिंग देयर वाज एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, 2,80,000 का सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व है। ये रहा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व हमारे पास कितना है, ऑलरेडी जो रखा हुआ है 2,80,000, ये हमारे पास प्रीमियम है। क्लियर हो गई बात। अब भाई आप ये देखें, अभी अभी आपने 55 लाख रुपीज़ लिए थे, डिबेंचर्स बेचकर आपके पास 55 लाख रुपीज़ आए। 5 लाख का बताइए आपके पास प्रीमियम रिजर्व भी तो आया है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। तो ऑलरेडी आपके पास 2,80,000 रुपये का सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस है, और आपने ये डिबेंचर्स इशू करके आपके पास 5 लाख रुपये का प्रीमियम और आ गया। तो भाई ये भी प्रीमियम इसमें ऐड होगा 5 लाख रुपये वाला। ये 5 लाख का प्रीमियम जो आपने जर्नल एंट्री पास करी है वहाँ से आ जाएगा। तो अब आपके पास टोटल सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व कितना हो गया, 7,80,000। आपका लॉस कितना है, 10 लाख रुपए का। ठीक है, तो 10 लाख का आपका लॉस है, आपके पास प्रीमियम 7,80,000 है, अभी भी बचा 2,20,000, वो आप स्टेटमेंट ऑफ P&L से निकाल लेना। तो अगर आप इसकी एंट्री करेंगे, राइट ऑफ वाली एंट्री क्या होती है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व डेबिट स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये आ गया। कितना है प्रीमियम, ये रहा 7,80,000 हम ले लेंगे प्रीमियम का, 2,20,000 हम लेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L का। इस तरीके से 10 लाख रुपए हमारे राइट ऑफ हो जाएंगे। आप कौन सा अकाउंट बना रहे हैं यहाँ पर, लॉस ऑन इशू। इसको छुपा लो। जब मैं इसको छुपाऊँगा लॉस ऑन इशू को, ये आ गया, तो क्या हो जाएगा, बाय में बाय सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व 780 और बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 2,20,000। तो यहाँ आ जाएगा बाय सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व, बाय सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व कितना आ गया, 7,80,000, और ये आ गया बाय आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये रहा लेजर पोस्टिंग बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L कितना आ गया आपका, ये 2,20,000 रुपये। कितना आ गया, ये 2,20,000 रुपये आपका ये आ गया। बस अब आप टोटल कर लीजिए, आपका ये दूसरी रिक्वायरमेंट जो थी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट बनाने की, वो भी आपकी क्या हो गई, पूरी हो गई। अब हम आते हैं अपना कहाँ पर, थर्ड पार्ट पर। एंट्रीज करनी है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की 31 मार्च 2022 को, और ये अज्यूम करना है इंटरेस्ट जो पेबल है वो 30 सितंबर और 31 मार्च को क्या किया जाता है, पे किया जाता है। क्लियर हो गई बात, ये हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे होता है। और चलिए बस हम अभी से करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा आप, सबसे पहले इंटरेस्ट की एंट्रीज कर लेते हैं हम। इंटरेस्ट को ड्यू करो, इंटरेस्ट को पे कर दो, और इंटरेस्ट को स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफ़र कर लो। अच्छा ये देखिए एंट्रीज कब की करनी है, ध्यान से देखिएगा। पास एंट्रीज 4, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की एंट्री करनी है 31 मार्च की, तो आप यहाँ डेट लिखेंगे 31 मार्च 2022, ठीक है। इंटरेस्ट को ड्यू करते हैं तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। फिर आप इस इंटरेस्ट को, जो डिबेंचर होल्डर्स को जो आपने लेनदार बनाया है, इसे इंटरेस्ट क्या करो, पे कर दो। तो चलिए इंटरेस्ट पे करते हैं, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर्स डेबिट टू बैंक, इंटरेस्ट पे कर दिया, ये पे करने की एंट्री हो गई।
सेम डेट में रहेगी ये, ठीक है। अब जो इंटरेस्ट है उसे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में आप ट्रांसफ़र कर दो इसी डेट में। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ट्रांसफ़र करना ज़रूरी होता है, चाहे क्वेश्चन कहे या ना कहे। आप इंटरेस्ट को साल के आखिरी दिन ट्रांसफ़र कर देना कहाँ पर, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में, क्योंकि इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है और सारे एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट में जाते हैं। ये आ गया। चलिए अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस कर लेते हैं ज़रा। मुझे ये बताइए, नए वाले जो डिबेंचर्स थे, ये वाले कितने डिबेंचर्स थे? 50,000 जो अभी आपने सॉल्यूशन में निकाला था, ये रहा, मैंने अभी निकलवाया था ना आपको, ये रहा 50,000 डिबेंचर्स थे। चलिए ठीक है जी, यहाँ मैंने लिया 50,000 डिबेंचर्स और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपये। और ये बताइए यहाँ इंटरेस्ट कितना है? इन्होंने कहा था सेम क्लास, सेम क्लास तो भाई 8% है, ले लो जी 8%, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो नए वाले डिबेंचर्स थे 50,000, ये कब इशू करे थे? 1 अक्टूबर 2021 को। साफ लिखा हुआ है दीज डिबेंचर्स वर इशूड। ये जो 55 लाख रुपए आपके पास आए हैं, इसके बदले आपने कितने डिबेंचर्स इशू करे? 50,000। ये आपके पास आए हैं कब? 1 अक्टूबर 2021 को आपने इशू करा, तो 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक कितने महीने हो गए? 6 महीने। तो नए वाले डिबेंचर्स पर जो इंटरेस्ट बनेगा वो 6 मंथ्स का बनेगा। ये आ गया जी। तो ये और ये कैंसिल, ये आपका 2 आ गया, ये आपका 4 आ गया, तो 2 लाख रुपए तो आपका बेटा ये आ गया, ठीक है। नए वाले डिबेंचर्स पे आपका इंटरेस्ट कितना बन गया? 2 लाख रुपए। अब ज़रा हमारी बात सुनिए, आपके पास ऑलरेडी पुराने वाले डिबेंचर्स कितने हैं? 20,000 डिबेंचर्स हैं, 100 रुपये का एक है और 8% हैं। समझ में आई बात या नहीं? इन पर भी इंटरेस्ट लगेगा। ये जो 50,000 डिबेंचर्स थे ये अलग थे, एडिशनल फंड्स के लिए हमने 50,000 डिबेंचर्स इशू करें। हमारे पास ऑलरेडी डिबेंचर्स का अमाउंट कितना है? 20,000 डिबेंचर्स हैं, 100 रुपये का एक है। चलो जी, अगर मैं 20,000 डिबेंचर्स पे, ये रहा 20,000 डिबेंचर्स हैं, 100 रुपये का एक है, और कितना? 8% ये आपका है। लेकिन भाई ये बताइए, जो 8% आप लेंगे ये तो पूरे साल का है, और इन्होंने कह दिया इंटरेस्ट जो पेबल होता है वो 30 सितंबर और 31 मार्च को पे होता है। अगर पूरे साल का इंटरेस्ट 1,60,000 है, जैसे मैं यहाँ पर ले लूँ 1,60,000 रुपये पूरे साल का इंटरेस्ट आ गया, तो हम हाफ ईयरली करके पे कर रहे हैं, तो 31 पहला इंटरेस्ट, तो इसका जो पहला इंटरेस्ट है हाफ ईयर का वो तो पहले पे हो गया होगा। 1,60,000 में से 80,000 जो है वो 30 सितंबर को पे हो गया होगा। उसके बाद जो दूसरे हाफ वाला, हमें 30 सितंबर वाली एंट्री नहीं करनी, हमें एंट्री करनी है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की 31 मार्च को। क्वेश्चन ने साफ मेंशन करा है कि आप जो इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे वो 31 मार्च की करेंगे। बस ये इन्फॉर्मेशन बताइए कि जो इंटरेस्ट पे होता है वो 30 सितंबर और 31 मार्च को होता है। तो पुराने वाले 20,000 डिबेंचर्स पे पूरे साल का इंटरेस्ट बनता है 1,60,000, लेकिन हमें क्योंकि हाफ ईयर का लेना है तो 1,60,000 का हाफ कर दीजिए, कितना आ गया? 80,000। तो आपका जो इंटरेस्ट है वो कितना है? 2,80,000 रुपये। ये आपका ड्यू होता है 2,80,000 रुपये। ये आपका 2,80,000 रुपये आ गया। यही आपने क्या करा? पे कर दिया। यही आपने क्या करा? पे कर दिया। क्लियर हो गई बात? अब आप क्या करेंगे? यही अमाउंट यहाँ लिखेंगे, लेकिन मेरी बात सुनिए, नए वाले डिबेंचर्स पे आपका इंटरेस्ट कितना है? 2 लाख रुपए का है। भाई यहाँ जो इंटरेस्ट जाता है ना, यहाँ इंटरेस्ट वो जाता है जो बनता है, ना कि वो जो पे करा है। आपने नो डाउट पे करा है 2,80,000 का, तो नए वाले डिबेंचर्स पे तो आपका इंटरेस्ट कितना बनता है? 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट था, ठीक है। नए वाले डिबेंचर्स पे आपका इंटरेस्ट कितना था? 2 लाख रुपए, क्योंकि ये रहे आपके पास कितने? 6 महीने रहे करंट ईयर में। चलो जी, 2 लाख तो ये आ गया। लेकिन पुराने वाले डिबेंचर्स का पूरे साल का इंटरेस्ट है 1,60,000, तो 2 लाख प्लस 1,60,000, आप जो ये स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में इंटरेस्ट दिखाएंगे ना, वो 3,60,000 रुपये दिखाएंगे, जो पूरे साल का इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।
CBSE सैम्पल पेपर में ये 23 में ये क्वेश्चन आया था। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आप इसे इस तरीके से कर लेना। होप अब आपके ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है।